हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जीडी करंट अफेयर के सीरीज का ये चौथा वीडियो है। इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 आर्टिकल मैक्सिमम डिस्कस करेंगे या मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। वीडियो के लेंथ के अनुसार अगर 2 या 3 आर्टिकल डिस्कस करेंगे, अगर सारे आर्टिकल एक साथ डिस्कस करते हैं तो वीडियो का लेंथ बहुत लंबा हो जाता है, जिससे रीच में प्रॉब्लम आती है। तो चलिए आज के वीडियो का 2 आर्टिकल या 3 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। तीनों आर्टिकल है, एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो अभी चीफ इलेक्शन कमीशन स्टेटमेंट दिए हैं राहुल गांधी पर, दूसरा जो है एनडीए गवर्नमेंट जो वाइस प्रेसिडेंट के लिए राधा कृष्णन को नॉमिनेट किया, उनका नाम डाला है, और तीसरा है जीएसटी रिफॉर्म। तो चलिए पहला न्यूज देखते हैं, जिसमें चीफ इलेक्शन कमीशन राहुल गांधी से हाफी डिबेट और मतलब सॉरी नेशन को सॉरी बोलने के लिए बोला गया है और हाफी डिबेट मांगा है, वो भी 7 दिन के अंदर। यह राहुल गांधी से यह हाफी डिबेट क्यों मांगा गया है? क्योंकि राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन पर एलिगेशन लगाया था, जो अभी कर्नाटक में इलेक्शन हुआ है उसमें बहुत बड़ी धांधली हुई है या फेक वोटिंग हुई है। इसके लिए उनसे प्रूफ मांगा गया है, क्या फेक वोटिंग हुआ या क्या गलतियां हुआ है, उसका प्रूफ मांगा गया है। अगर वो 7 दिन के अंदर जमा नहीं करते हैं तो ये एलिगेशन जो लगाया है इलेक्शन कमीशन पर, ये गलत साबित हो जाएगी। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारे, ये तो न्यूज रहे मतलब न्यूज है, लेकिन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? इसका स्टैटिक्स पोर्शन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपॉइंटमेंट कौन करता है, इसका रिमूवर कैसे है, इसका फंक्शन क्या है और इसका पावर क्या है, ये सारे हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पढ़ते हैं। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ये ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ये नेशनल लेवल और स्टेट लेवल में जो भी एडमिनिस्ट्रेटिंग इलेक्शन प्रोसेस है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम ही है वो नेशनल लेवल पर और स्टेट लेवल पर इलेक्शन प्रोसेस का एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको कैसे इलेक्शन करवाएंगे, उसमें क्या इलेक्टोरल रिफॉर्म रहेगा, इलेक्टोरल रोल क्या रहेगा, इसके ये सारे चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है होता है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो इस्टेब्लिश कब, इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है? इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है, ये इस्टेब्लिश 25 जनवरी 1950 को हुआ है। 25 जनवरी 1950 का ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का इस्टेब्लिशमेंट हुआ है अंडर आर्टिकल 324 आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 324 आर्टिकल के अंदर हुआ है। तो ये इस्टेब्लिशमेंट हो गया। तो अगर ये बना तो इसका कंपोजिशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कंपोजिशन क्या रहेगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है 3 मेंबर बॉडी है, जिसमें एक चीफ इलेक्शन कमीशन होता है और 2 इलेक्शन कमीशन होता है। इसका अपॉइंटमेंट या 3 मेंबर बॉडी है, एक चीफ है तो दूसरा इलेक्शन कमीशन है, तो इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो अपॉइंटमेंट हमारे प्रेसिडेंट करते हैं, और जिस समय इसका अपॉइंटमेंट होता है उस समय इसका टेन्योर फिक्स कर दिया जाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट का टाइम में फिक्स टर्म बता दिया जाता है। अब जब अपॉइंटमेंट हो गया तो 3 है, एक चीफ इलेक्शन कमीशन है, 2 इलेक्शन कमीशन है, तो इसके बीच में इक्वल पावर होता है। किसमें इक्वल पावर होता है? डिसीजन लेने में। और जब कैसे इक्वल पावर होता है? क्योंकि इसमें जो डिसीजन लेते हैं मेजोरिटी वोट के आधार पर डिसीजन लेते हैं। तीनों के वोटिंग का राइट का पावर जो होता है इक्वल होता है, तीनों का वोटिंग वैल्यू इक्वल होता है, इसीलिए इसके पास इक्वल पावर होता है। अब जब स्टेब्लिशमेंट हो गया, कंपोजिशन हो गया, अपॉइंटमेंट हो गया, पावर इक्वल है, तो अब ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो फंक्शन क्या क्या चीज करते हैं? पहला फंक्शन है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाता है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाता है तो किसका करवाता है? पहला फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाता है लोकसभा का करवाता है, राज्यसभा का करवाता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली करवाता है, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट का करवाता है, और ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के
ये लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, ये इतना इलेक्शन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कर रहा होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये पहला फंक्शन है। दूसरा फंक्शन क्या रहा, जो इलेक्टोरल रोल है उसको अपडेट करता है, उसको प्रिपेयर करता है। इलेक्शन तो ऐसे नहीं करवा देगा कोई भी आओ वोट दो, तो ये इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर करता है, उसको अगर कोई अपडेशन अगले साल कोई अपडेट करने की जरूरत है तो उसको अपडेट करता है। ये दूसरा फंक्शन है। तीसरा फंक्शन है कि जब इलेक्शन होता है तो इथिकल इलेक्शन को इंश्योर करने के लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इशू कराता है। ऐसा नहीं इलेक्शन करवा दिए कैसा भी इलेक्शन कर, नहीं, इथिकल इलेक्शन के लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इशू करता है। ये तीसरा फंक्शन है। चौथा फंक्शन है पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्निशन, कौन पॉलिटिकल पार्टी है, कौन मतलब निर्दलीय लड़ रहा है, कौन क्या है, ये सब को ये टैग देता है या रिकॉग्नाइज करता है। और सभी पॉलिटिकल पार्टी को जो इलेक्शन सिंबल जो होता है वो असाइन भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही करता है। और इलेक्शन के प्रति जो हमारे जनता को या सिटीजन ऑफ इंडिया को जागरूकता के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चलाता है, जो भारत के नागरिक जागरूक हो और वोट देने में उत्सुक हो और सही विकल्प चुने, अपने भविष्य को देख के वोट दे। इतना फंक्शन है। पहला फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाता है, दूसरा इलेक्टोरल रोल को अपडेट करता है, प्रिपेयर करता है, इथिकल इलेक्शन के लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जारी करता है, पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्नाइज करता है और अवेयरनेस प्रोग्राम चलाता है। जब फंक्शन हो गया तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का पावर क्या है? देखिए, तीन पावर है। एक एडवाइजरी पावर है। एडवाइजरी पावर में क्या करते हैं, कोई भी एमपी और एमएलए के डिस्क्वालिफिकेशन के लिए किसके द्वारा, एंटी डिफेक्शन लॉ के द्वारा डिस्क्वालिफिकेशन होता है, उसके लिए प्रेसिडेंट को रिकमेंडेड करता है, या उसमें भी अगर प्रेसिडेंट रिकमेंडेड मांगते हैं तो ही करता है। और इनके पास दूसरा पावर है क्वासी जुडिशियल का पावर है, क्योंकि जब इलेक्शन होता है इतना बड़ी सी चीज है को इलेक्शन को मैनेज कर, उसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा तो वो डिस्ट्रीब्यूट को रिजॉल्व कराता है, और रिजॉल्व करने का इसी को क्वासी जुडिशियल पावर। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर क्या है कि इलेक्शन का शेड्यूल है, कैसे करवाना, क्या करवाना है, किस जगह क्या करवाना है, कौन सा पोलिंग स्टेशन है, कौन कौन स्टाफ है, ये सबको मैनेज करता है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है। तो फंक्शन हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर हो गया। तो इतने साल में जब से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को स्टेब्लिश हुआ तब से कुछ इनिशिएटिव लिया, जैसे सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को इलेक्शन में लाया है। इसमें क्या होता है कि इसको इसलिए लाया गया कि वोटिंग में ट्रांसपेरेंसी है, कोई बोगस वोटिंग ना हो, ये ना हो, वो हो, इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लाया है। और दूसरा इनिशिएटिव है वोटर वेरी फेवर पेपर ऑडिट ट्रायल, वीवीपैट को दूसरा इनिशिएटिव है, जिसका फुल फॉर्म है वोटर वेरी फेवर पेपर ऑडिट ट्रायल। ये जो इनिशिएटिव है ये वोटर को वेरिफिकेशन कि कोई दूसरे की जगह कैसे हम वेरीफाई करेंगे, उसको ये इनिशिएटिव से इंश्योर करते हैं, वीवीपैट से इंश्योर करते हैं। और तीसरा इनिशिएटिव है एसवीईईपी सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन प्रोग्राम। ये है। चलिए, जब हो गया तो ये काम करता है। तो अगर हो सकता है कि लेजिस्लेटिव नहीं, ये इंडिपेंडेंट बॉडी है। तो कैसे इंडिपेंडेंट बॉडी है? क्योंकि जब इनका अपॉइंटमेंट होता है, जब उस समय इनको फिक्स टेन्योर दिया, इसका टेन्योर का जो सिक्योरिटी दिया जाता है उससे पहले, और जब इनको रिमूव करते हैं तो वो पार्लियामेंट्री इंपीचमेंट के द्वारा ही रिमूव करते हैं, जिसकी ये दो के कारण से इसकी इंडिपेंडेंट होते हैं और इंडिपेंडेंट बॉडी है। इसको एग्जीक्यूटिव जो है इन्फ्लुएंस नहीं करता, ये इंडिपेंडेंट बॉडी है। इतना सब काम है तो इतना लार्ज स्केल पर इलेक्शन कराता है तो कुछ चैलेंज भी होगा, क्योंकि इतना हमारे डाइवर्स कंट्री है, तो इतना लार्ज स्केल पर इलेक्शन को मैनेज करना ही एक बहुत बड़ी चैलेंज है। और दूसरा चैलेंज है फेक न्यूज, इलेक्शन कोई पार्टी फेक न्यूज और वोटर को चोरी करना और इलेक्टोरल फ्रॉड जो होता है, ये सब इशू को एड्रेस करने का
ये बहुत बड़ी चैलेंज हो जाती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए। लेकिन अभी कुछ रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है, इसीलिए ये न्यूज में है, जिसमें कुछ डिजिटल टूल है उसको लाया गया है, जिसमें वोटर हेल्पिंग ऐप है पहला, और दूसरा ऑनलाइन वोटर रजिस्ट्रेशन। ऑनलाइन वोटर रजिस्ट्रेशन और वोटर हेल्पिंग ऐप को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लाया है। और दूसरा है साइबर सिक्योरिटी को उसका फोकस करना, या कहीं से कोई आके कुछ भी ना कर दे और इलेक्शन के समय कोई मिस इंफॉर्मेशन ना फैलाए, इसके लिए ये सब अभी नया इनिशिएटिव ला रहा है। ये इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडियन डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क को ये इंश्योर करता है, ट्रांसपेरेंट, फेयर और इंक्लूसिव इलेक्शन से। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक महत्वपूर्ण बॉडी माना गया है, इनको इंडिपेंडेंसी भी मिला है। तो इतना था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे। तो इससे देखिए, इससे कहां कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक ये आर्टिकल से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और दूसरा ये कंपोजिशन पे क्वेश्चन आता है, और रिमूवर पे, ये फंक्शन पे मस्ट क्वेश्चन आता है। ये तो पीवाईक्यू है, कंपोजिशन 3 मेंबर बॉडी है। तो चलिए अगला अपना न्यूज है। अगला न्यूज है कि एनडीए गवर्नमेंट ने सीपी राधाकृष्णन को वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट के नाम दिया है, वाइस कैंडिडेट के लिए एनडीए गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये सीपी राधाकृष्णन कौन है? ये महाराष्ट्र के गवर्नर हैं। पहले ये कोयम्बटूर से एमपी थे, और तमिलनाडु में ये बीजेपी का अध्यक्ष रह चुके हैं। इतना जानकारी काफी है कि सीपी राधाकृष्णन कौन है। इनका अनाउंसमेंट जो है जेपी नड्डा जी ने किए हैं, वो भी बीजेपी के पार्टी प्रेसिडेंट है और यूनियन मिनिस्टर है। अब वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये भी एक इंपॉर्टेंट बॉडी है, और यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस या स्टेट पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिटी में। तो चलिए ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पर प्रकाश डालते हैं। ये वाइस प्रेसिडेंट जो है पूरे देश का सेकेंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है। जब कोई पर्सन वाइस प्रेसिडेंट बनता है तो वो राज्यसभा में एक्स ऑफिसो चेयरमैन की तरह एक्ट करता है। जब राज्यसभा का राज्यसभा का बैठती है, उसमें ये चेयरमैन, राज्यसभा का चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट ही होता है। राज्यसभा को अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट भी बोलते हैं। ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसका एस्टेब्लिशमेंट जो है आर्टिकल 63 कॉन्स्टिट्यूशनल के आर्टिकल 63 के अंदर किया गया है। जब वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस बन गया है आर्टिकल इतना, तो ये भी है उसको कैसे अपॉइंटमेंट करेंगे, या कैसे उसका इलेक्शन करवाएंगे, या क्या करेंगे। तो इसका वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाती है। ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड होकर आते हैं। इसको इलेक्टोरल कॉलेज के आधार पे, जब इनका इलेक्टोरल कॉलेज बनता है वाइस प्रेसिडेंट का, उसमें बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट के मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं इनके इलेक्शन में। इनका इलेक्शन जो है सीक्रेट बैलेट पेपर के द्वारा किया जाता है। उसमें सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम होता है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम सीक्रेट बैलेट पेपर के द्वारा होता है। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसका इलेक्शन करवाता है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं मेंबर। इनका इलेक्टोरल कॉलेज फॉर्मेशन होता है, जिसमें बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट के मेंबर शामिल होते हैं। जब तो शामिल होते मेंबर हो गया, कैसे इलेक्शन होता, तो सीक्रेट बैलेट पेपर के आधार पर होता है, जिसमें सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम होता है। तो इसका टर्म कितना होता है? 5 साल होता है। और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो री इलेक्शन के लिए एलिजिबल होते हैं। तो इलेक्शन के लिए तो
हो गया ये सब। तो एलिजिबिलिटी कैसे एलिजिबल है, कोई भी पर्सन वाइस प्रेसिडेंट के ऐसे एलिजिबल नहीं है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना ही चाहिए। जो पर्सन वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए लड़ रहा है उनके लिए 3 कंडीशन है। पहला कंडीशन सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए और मिनिमम एज 35 साल का होना चाहिए, ये दूसरा कंडीशन है। तीसरा कंडीशन है राज्यसभा के मेंबर के लिए वो क्वालिफाई होना चाहिए। अगर ये तीनों क्राइटेरिया फुलफिल अगर कोई पर्सन नहीं करता है तो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर वो खराब भी हुआ तो उनका नॉमिनेशन नेम रद्द कर दिया जाएगा। इलेक्शन वो इलेक्टेड हो गए तो आइए फंक्शन पढ़ते हैं। फंक्शन पढ़ते हैं। वाइस प्रेसिडेंट के ज्यादा फंक्शन नहीं है, सिर्फ राज्यसभा सेशन को ये प्रेसाइड करते हैं जिसमें प्रोसीडिंग बढ़िया हो, ये हो। और दूसरा फंक्शन है कि अगर प्रेसिडेंट एब्सेंट है तो ये एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह रोल निभाते हैं। प्रेसिडेंट किसकी तरह पर एब्सेंट होते हैं, अगर प्रेसिडेंट रिजाइन कर दिए तो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बन गया। अगर प्रेसिडेंट रिमूव हो गया तो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बन गया और प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करेगा। और ये इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंट करते हैं और कोई सिरोमोनियल रोल में डोमेस्टिकली या इंटरनेशनली वहां ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इंडिया को वहां रिप्रेजेंट कर सकते हैं डिप्लोमेटिक और सिरोमोनियल रोल में, या इंडिया और इंडिया के बाहर। इसको रिमूवर, इसका रिमूवर जो होता है वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवर राज्यसभा के रिजोल्यूशन के द्वारा होता है जिसमें मेजोरिटी से पास करते हैं। और जब रिजोल्यूशन राज्यसभा में रिमूवल रिजोल्यूशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट पास होता है उसमें लोकसभा का भी एग्रीड होना बहुत जरूरी है। अगर लोकसभा एग्रीड नहीं है तो वो रद्द कर दिया जाएगा रिमूवल। अभी के हमारे वाइस प्रेसिडेंट जेपी नड्डा साहब अभी रिजाइन दिए हैं तो इन्हीं लिए इनका वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा। जैसे ही इलेक्टेड हो गए तो इनका की पावर क्या है? की पावर है, अगर राज्यसभा में चेयरमैन है, राज्यसभा चेयरमैन है, सेशन को राज्यसभा सेशन चला रहे हैं, उसमें वोटिंग हुआ, अगर टाई हो गया तो ये वोटिंग करेंगे। और दूसरा एग्जीक्यूटिव पावर तभी आता है जब प्रेसिडेंट अपने पद पे नहीं है, ये एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करते हैं। यही दो पावर, इनका सिग्निफिकेंस क्या है? अगर प्रेसिडेंट एब्सेंट है तो गवर्नर इंडियन गुड गवर्नेंस को कंटिन्यूटी में लाते हैं और राज्यसभा में को डिग्निटी को मेंटेन करना, इम्पार्शलिटी को मेंटेन करना। चैलेंज क्या है? लिमिटेड एग्जीक्यूटिव रोल है एज ए प्रेसिडेंट की तरह और सिविलियन ड्यूटी अपना निभाते हैं, इसलिए इनका इंडिया में बहुत जरूरी होता है। चलिए जो टॉपिक आप दो ही टॉपिक डिस्कस करते हैं क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आगे 2 क्वेश्चन देख लेते हैं। ये 2 क्वेश्चन पीवाईक्यू का है, यूपीएससी एक 2017 में पूछा गया, एक 2008 में। 2017 में इलेक्शन कमीशन पर पूछा गया और 2008 में वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस पे पूछा गया है। कृपया करके ये दो क्वेश्चन का आंसर जो है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। ये वीडियो यहीं समाप्त